वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और हम लोगों ने 1 महीने का टारगेट रखा है कि एग्ज़ाम से पहले पहले जो भी यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोर्सेज हैं, जैसे कि हम फिजिक्स की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें, मैथमेटिक्स की बात कर लें, उन तीनों सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं और तीनों को फिनिश करने वाले हैं एग्जाम से पहले। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने टाइम टेबल भी लॉन्च कर दिया है। जैसे कि मॉर्निंग में आपको 8 बजे लगभग मैथ की क्लास मिल जाएगी और इवनिंग में बात करें तो 5 बजे के लगभग आपको केमिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी और ये कंटिन्यू रहेगी। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहें। आपका जो एग्ज़ाम है बहुत इजली तरीके से आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे अगर आप हमें फॉलो करते चलें। 1 महीने की जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी अपनाई है कि किस तरह से पढ़ाई करना है और आपको उसके हिसाब से पढ़ना है बस, और आपको कहीं पे और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यूट्यूब वाले बहुत सारे आपको आएंगे और यूट्यूब पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कुछ कोर्सेज सेल करने वाले भी मिल जाएंगे और आप उससे परचेज करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। और फ्रेंड्स, जो हम लोग चलाने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री चलाने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड फीस नहीं है इसमें। इसके अलावा आपको थ्योरी सेक्शन के बाद आपको टेस्ट सीरीज भी करवाया जाएगा। जैसे ही थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है आपको टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हम डेली के वीडियो जब भी डालें तो आपको क्या है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन्हें भी शेयर कर दें, ताकि उनके लिए भी यह वीडियो जो है बेनिफिशियल हो, उनके लिए भी लाभदायक हो, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्पेशली हम जो केमिस्ट्री का क्लास है, आपको पता है कि टाइम बहुत कम लिमिटेड बचा हुआ है और उस लिमिटेड टाइम में हमें एक स्ट्रेटजी के हिसाब से, एक रणनीति के हिसाब से पढ़ना होगा कि जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा कर लें और साथ ही साथ हम टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर लें, ताकि जो एग्ज़ाम में हम बैठे हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लें और बहुत अच्छे से हम मार्क गेन कर लें, ताकि जो हम कॉलेज चाहें और जो हम ब्रांचेज चाहें उन सारे चीज़ों को हम अपने हिसाब से, अपने इच्छा के अनुसार ले सकें, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके पास अगर अच्छे मार्क्स रहते हैं तो आप जो चाहें वो कॉलेज ले सकते हैं और ट्रेड भी चूज कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में हम उन सारे टॉपिक को पहले पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं एग्जाम में, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछते हैं। जैसे हम बात कर लें पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आते हैं। आप ही के एग्जाम की बात नहीं, और भी कोई कंपटीशन होते हैं वहाँ भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक को ही कवर करेंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम कम क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ देना है, उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो पाएगा। और पीरियोडिक टेबल से आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो पीरियोडिक टेबल के ऐसे आप पढ़ लीजिए कि पीरियोडिक टेबल से क्या है, एक भी क्वेश्चन आपसे बच के ना निकले। कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी कितना भी घुमा फिरा क्वेश्चन दे दे, आप आसानी से कर लें। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। लगभग हम पीरियोडिक टेबल के 2 क्लास करेंगे, 2 क्लास में सारे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी चीज़ें, एक एक छोटी छोटी बिंदुओं पर भी बात करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और प्रीवियस में किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, और हिंदी में बोले तो आवर्त सारणी बोलते हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी में क्या है, आवर्त सारणी जो तत्व हैं उनको क्या है, एक क्रम अनुसार रखा गया है। उनको जैसे समांतर रखने वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है और समांतर न रखने वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल इश्यू कहते हैं, ठीक है, कि जो समांतर रखने वाले तत्व हैं, जो सिमिलरिटी एलिमेंट हैं, उनको एक साथ रखा गया है। जो अनसिमिलर हैं, जो असमांतर रखने वाले तत्व हैं, उनको अलग अलग व्यवस्थित किया गया है, ताकि अध्ययन करने में क्या हो, तत्वों को हम अगर एक वर्ग का अध्ययन कर लें, एक आवर्त का अध्ययन कर लें, तो हमें पता चल जाए कि इसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके भौतिक और रासायनिक विशेषताएं इसमें क्या हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अपने सुविधा के लिए जो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और एक के बाद एक आए और पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करते गए और फाइनली एक बहुत ही अच्छा
और एक सूटेबल और एक लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल लॉन्च किए, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के जो निर्माता है, जिन्होंने उसे बनाया और जिन्होंने उसका प्रतिपादन किया, उन्हें मोजले कहा जाता है। उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे और भी साइंटिस्ट आए और पीरियोडिक टेबल के बारे में अवधारणा दिए, तत्वों को वर्गीकरण करने की कोशिश की, उन्होंने कोशिश किए, कुछ हद तक उनका सही भी रहा, लेकिन आगे फिर चलकर क्या होता गया, उनका जो अवधारणा था वो फेल होता गया। ठीक है, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट इसी तरह आते गए, तो उन सारी चीज़ों को हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्राकृतिक है, जो नेचर है, इसमें बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, और वे जो सब्सटेंस है, वो जो पदार्थ हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स से, बहुत सारे यौगिक से और बहुत सारे मिश्रण से मिलकर बना हुआ है वह पदार्थ। ठीक है, और वह पदार्थ जो बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वो सारी चीज़ें उस पदार्थ का भौतिक और रासायनिक क्या बताते हैं, गुण बताते हैं, यानी फिजिकल एंड केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं, जिस तत्वों से मिलकर वो पदार्थ बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर लें, या तो फिर आपको हम ये बता दें कि जो अभी आप यूज करते हैं जो पीरियोडिक टेबल, वो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और ये एक लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है, जो कि बहुत सारे उससे पहले खोजे जा चुके थे, उसका मॉडिफिकेशन है, जो कि लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति के जब कोशिश किए कि जो हमारा प्रकृति है, प्रकृति में बहुत सारे तत्व खोजे जा चुके थे। ठीक है, खोजे जा चुके थे, और उनको क्या था, बहुत सारे तत्व खोजे जाने के बाद उनको तत्वों को उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जानने में असुविधा हो रही थी। वो क्या करते थे, अलग अलग तत्वों को, अलग अलग उनके चीज़ों के बारे में जान रहे थे, उनको काफ़ी असुविधा और काफ़ी टाइम लग रहा था। तो इन सब चीज़ों को सूटेबल बनाने के लिए वो अपना रिसर्च स्टार्ट किए, और रिसर्च स्टार्ट करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उसको वर्गीकृत करने की कोशिश किया कि क्यों ना हम इसको एक वर्ग में रख दें और इसको एक सजा के रख दें, ताकि हम जो समान तत्व हैं उनको समान एक साथ रख दें, और जो भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज रखने वाले जो एलिमेंट हैं उनको हम भिन्न भिन्न अलग अलग रख दें, ताकि हम जब उनकी ज्ञात करें, जैसे एक तत्व का ज्ञात कर ले, तो उसके बाद जो समानता प्रदर्शित करने वाले एलिमेंट रखे गए हैं उनके बारे में भी हमें नॉलेज हो जाए, एक एक करके हर चीज़ को ना हमें देखना पड़े बार बार। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि 1800 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स, 1800 ईस्वी में लगभग 30 तत्वों की खोज हो चुकी थी। 30 तत्वों के एलिमेंट, 30 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतने के बाद और बहुत सारे तत्वों की खोज होता गया, और बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इनके जो तत्व खोज हो चुके थे और जो पहले से खोजा हुआ जा चुका था, उन सारे चीज़ों को एक एक उनके प्रॉपर्टी के बारे में हर चीज़ को जानने में असुविधा हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई तत्वों का वर्गीकरण नहीं था। तत्वों को खोजा, नाम दिया, काम हो गया। ठीक है, लेकिन उनको जो एक एक तत्वों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके गुण धर्म, संरचना, ये सारे चीज़ें जानने के लिए उनको काफ़ी असुविधा होने लगी। ठीक है, तो वो क्या किए, अपना तरीका अपनाए और तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए शुरू किए। अगर हम यहीं पे आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो 2016 से पहले तक, 2016 से पहले यानी 2016 तक की बात करें तो लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में इन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें टोटल अगर हम तत्वों की बात करें तो उसमें टोटल तत्व हैं 118 एलिमेंट को उसमें रखा गया है। ये कब रखा गया है? 2016 से पहले जितने भी एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं वो सारे पीरियोडिक टेबल में शामिल किए जा चुके हैं। जिसमें कि हम बात करें, अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 94, ठीक है फ्रेंड्स, 94 यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक तत्व हैं। कैसे हैं? प्राकृतिक, जो कि नेचुरल तरीके से डिस्कवर किए गए हैं। अगर हम यहीं पे बात कर लें कि अगर टोटल 118 तो 94 हो गए, तो यहाँ पे 24 बच रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 24 क्या है?
ये अप्राकृतिक है, मानव द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में लेटेस्ट जो पीरियोडिक टेबल, आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, टोटल 118 एलिमेंट है, जिसमें 94 प्राकृतिक है, 24 मानव निर्मित संश्लेषित एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम बात कर लें कि 2016 के बाद ऐसा तो है नहीं कि कोई एलिमेंट खोज नहीं हुआ होगा, तो 2016 के बाद भी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स का खोज किया गया है जो कि पीरियोडिक टेबल में उसे अभी तक शामिल नहीं किया गया है, वो अलग ही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो 118 ही बताना होगा आपको, और उसमें अगर प्राकृतिक की बात करें कितने हैं तो 94, अगर मानव निर्मित द्वारा बात करें तो 24। तो हम बात करेंगे कि 2016 के बाद और कितने तत्व इसमें सम्मिलित हो गए। तो 2016 के बाद की अगर हम बात करें तो टोटल, अगर एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल हो गए 126 तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं अब तक की, अगर अब तक की बात करें तो टोटल 126 खोजे जा चुके हैं। अगर इसमें हम 8 तत्व और जोड़ देते हैं तो 126 हो जाता है, यानी टोटल अभी तक 2016 के बाद 8 तत्व और खोजे जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो आपको 126 नहीं बताना है, आपको 118 बताना है। अगर आज तक की बात कर ले तो आज तक 126 हो जाएंगे, जिसमें कि 8 पीरियोडिक टेबल में शामिल नहीं है, जो 2016 के बाद खोज किया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे और इसमें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया, अब हम आगे बात करते हैं कि स्पेशली तत्वों को वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तत्वों को वर्गीकरण करने के क्यों आवश्यकता पड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। तो तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमने अभी बताया कि 1800 ईस्वी तक क्या है, 30 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया और धीरे धीरे तत्वों का खोज होता गया और काफ़ी तत्वों को खोज कर लिया गया। और काफ़ी तत्वों खोज होने के बाद भी कोई उनको वर्गीकृत नहीं कर पाया था, कोई एक सारणी में नहीं रखा गया था, वो ऐसे ही इधर उधर रखे हुए थे। उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इन सारे चीज़ों को अध्ययन करने के लिए तत्व तो खोजे जा चुके थे, लेकिन उसके और चीज़ों को अध्ययन करने के लिए तत्वों के क्या है, एक वर्ग में होना बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि हर एक तत्व के लिए सर्च करना, रिसर्च करना और जानना एक कठिन काम था। इसलिए कुछ साइंटिस्टों ने सबसे पहले सोचा कि क्यों ना हम तत्वों को एक वर्गीकृत कर दें, एक वर्ग में रख दें, कि जिस तरह से समान तत्व हैं समान वर्ग में एक साथ रख दें और जो असमान तत्व हैं उनको अलग रख दें। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी अवधारणा दी, एक तार्किक और समानता और असमानता के आधार पर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रारंभिक में तत्वों को वर्गीकरण करने के प्रयास किए और प्रयास करने के बाद उन्होंने तत्वों को वर्गीकरण किया। तो हम उन साइंटिस्टों के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्टली जाने जाते हैं कि तत्वों को वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, वो 3 हम चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले उन्हें पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो प्रथम प्रयास करने वाले थे तत्वों को वर्गीकरण करने में, तत्वों को एक सारणी बनाने में, तो वो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बारी बारी से क्या किया था, कोशिश किया था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तत्व खोजे गए, अपना कोशिश करते गए। अगर हम पहले की बात करें तो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश किया। तो सबसे पहले बर्जीलियस आए, ठीक है फ्रेंड्स, एक बर्जीलियस साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले तत्वों को सारणी रूप में और उनको एक व्यवस्थित करने के लिए कोशिश किया। इसके बारे में हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा एक आते हैं, डोबेराइनन आते हैं,
डोबेराइनर एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने भी क्या किया, प्रयास किया तत्वों को वर्गीकरण करने में। और एक साइंटिस्ट और आते हैं न्यूलैंड, ठीक है फ्रेंड्स, न्यूलैंड। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रथम प्रयास किया, सबसे पहले प्रयास किया इन्होंने एक एक करके, जैसे जैसे टाइम बीता सबसे पहले बर्जीलियस ने किया, फिर डोबेराइनर ने किया, फिर न्यूलैंड ने किया। लेकिन क्या हुआ, जो इनके बनाए हुए सारणी थे, इनके बनाए हुए जो चीज़ें थी वो क्या हुआ, फेल होता गया। वो काफ़ी और तत्व खोजे गए, उनमें इनका सर्टिफिकेशन नहीं कर रहा था, इनका जो सारणी बना हुआ था। तो इनके बारे में आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से अपने योगदान दिया, जो आवर्त सारणी बनना था उसमें किस तरह से योगदान दिया, किस तरह से तत्वों को वर्गीकरण किया, ठीक है, इनके फेल होने के क्या कारण थे, इन सब सारी चीज़ों को हम एक एक करके आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जैसे कि हमने देखा अभी कि 3 ऐसे साइंटिस्ट आए जो कि सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया तत्वों को, जो एलिमेंट है उनको वर्गीकरण करने के लिए। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं बर्जीलियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो बर्जीलियस ने सबसे पहले जो तत्व खोजे जा चुके थे तब तक के, इनके टाइम तक, उन्होंने तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो इन्होंने सबसे पहले तत्व थे उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, ठीक है फ्रेंड्स, 2 भागों में डिवाइड किया। 2 भागों में कौन कौन सा, पहला धातु और दूसरी की हम बात करें तो अधातु। इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से टाइप, धातु और अधातु। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले जो तत्व खोजे जा चुके थे उनको वर्गीकृत करने का सबसे पहले किसका श्रेय जाता है, कि किसने कोशिश किया, तो कौन है, बर्जीलियस। इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, धातु और अधातु। तो हम धातु की बात करें कि जो तत्व खोजे जा चुके थे, धातु में इन्होंने किस हिसाब से रखा, उनका रखने का बेस क्या था, ठीक है, कि कौन सा धातु में रहेगा, कौन सा अधातु में। तो फ्रेंड्स जितने भी तत्व खोजे जा चुके थे उनमें से उनको देखा कि जो ज़्यादा चमकदार हैं, चमकदार, उस धातु वो धातु मान लिए। और चमकदार के साथ साथ हो कैसा हो, लचीला हो, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीला हो। और लचीले के साथ साथ क्या हो, सामान्य ताप पर क्या हो, सामान्य ताप पर कठोर हो, ठीक है फ्रेंड्स, सामान्य ताप पर कठोर हो। तो ये उनका व्यवस्थित करने का बेस रहा कि जो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट जो चमकदार हो, जिसमें लचीलापन हो और सामान्य ताप पर कैसा हो, कठोर हो। तो इस तरह के तत्वों को उन्होंने धातु में रख दिया। और हम अगर इसमें और बात कर लें कि और क्या है, तो और इसमें है, जैसे हम बात कर लें चौथे की, तो क्या हो, जो विद्युत का सुचालक और उष्मा का भी सुचालक हो, ठीक है, यानी विद्युत का भी सुचालक हो और उष्मा का भी सुचालक हो, उन तत्वों को धातु में रखा। अगर हम आगे बात करें तो जस्ट ऑपोजिट, जिसमें जो धातु चमकदार ना, जो एलिमेंट्स, दो तत्व चमकदार नहीं हो उसको अधातु में रख दिया, और जो लचीले नहीं हो उसको भी इसमें रख दिया। ये मतलब ये प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट्स में नहीं पाया जाता उसको अधातु में रख दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन इनका क्या है, जो इनकी अवधारणा थी, जो इनको तत्वों को वर्गीकरण करने का था, ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स थे, इनके एलिमेंट्स के वर्गीकरण, इसमें बहुत सारी कमियां थी। जैसे हम इनके 2-3 पॉइंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी इनकी कमियां थी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले इन्होंने जो अक्रिय गैस थी, ठीक है फ्रेंड्स, जो अक्रिय गैस थी, अक्रिय गैसों को इन्होंने अपने जो वर्गीकरण था एलिमेंट्स का, उसमें कहीं दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं किए थे और न कोई अक्रिय गैस का इन्होंने स्थान दिया था, ठीक है। और दूसरे की हम बात कर लें तो दूसरा इन्होंने उपधातु का भी इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया था, और कहीं पे अपने जो इन्होंने वर्गीकरण किया था, ठीक है, उसमें कहीं पे उपधातु को भी इन्होंने कहीं से दूर दूर तक कोई डिस्कस नहीं किया था और न कोई स्थान छोड़ा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनकी जो कमियां थी, और इस कमियों की वजह से जो इनका वर्गीकरण किया हुआ जो एलिमेंट्स का था वो फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है आपके कि सबसे पहले
पीरियोडिक टेबल या सबसे पहले तत्वों को वर्गीकरण की हम बात कर लें, पीरियोडिक टेबल की नहीं। पीरियोडिक टेबल तो सबसे पहले जो मेंडलीव थे उन्होंने शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे हम तत्वों की वर्गीकरण की बात कर लें कि सबसे पहले तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया था, तो बर्जिलियस थे, एक साइंटिस्ट थे। और इन्होंने कितने में किया था, कितने भागों में, तो 2 भागों में, धातु और अधातु में डिवाइड किया था इन्होंने सबसे पहले। और किस आधार पे किया था, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो एलिमेंट्स चमकदार हो, लचीला हो, सामान्य ताप पर कठोर हो, विद्युत और ऊष्मा का क्या हो, सुचालक हो, तो इसको इसको धातु कह दिया। इसके अपोजिट में जो एलिमेंट्स चमकदार नहीं हो, जो लचीला जिसमें नहीं पाया जाता हो और सामान्य ताप पर कठोर ना हो और विद्युत और ऊष्मा का कुचालक हो, तो उसको अधातु कह दिया उन्होंने। लेकिन इनके जो अवधारणा थी बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछता उनके उसमें, बस 2 चीज़ों को आपको याद रखना है। तो उनकी कमियां थी कि अक्रिय गैस का इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया था और कोई बात नहीं कही थी, और दूसरा था उपधातु का भी इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया था, और अपने जो बताया था इन्होंने उसमें भी कोई स्थान नहीं दिया था इनका। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो बर्जिलियस थे, बर्जिलियस के बाद और तत्वों का खोज हो गया, और जैसे कि आपको पता है कि बर्जिलियस द्वारा जो वर्गीकरण किया था उनका फेल हो गया। उनका जो अवधारणा था, जो तत्वों का वर्गीकरण करने का जो सिस्टम था वो फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारे तत्व और खोजे जा चुके थे और उनमें जो इनका वर्गीकरण था वो फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो एक और साइंटिस्ट आ गया है और उन्होंने भी वर्गीकरण करने की, तत्वों को वर्गीकरण करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि परमाणु सिद्धांत के खोज होने के बाद इन्होंने अपना एक तत्वों को वर्गीकरण करने का अवधारणा दिया। तो परमाणु जो सिद्धांत था, परमाणु सिद्धांत 1803 में खोज हो चुकी थी परमाणु सिद्धांत का। ठीक है, जिन्होंने किसने दिया था, डाल्टन ने। ठीक है, उसके बाद एक वैज्ञानिक है, इनका था नाम डोबे राइनर। ठीक है, जिनका नाम क्या था, डोबे राइनर। और डोबे राइनर 1817 ईस्वी में आए। इन्होंने परमाणु भार को आधार मानकर तत्वों को वर्गीकरण करने की प्रयास किया। ठीक है, और जो डोबे राइनर ने तत्वों को वर्गीकरण किया उसको क्या कहते हैं, त्रिक नियम। डोबे राइनर का त्रिक नियम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डोबे राइनर का त्रिक नियम। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जो त्रिक नियम दिया था तत्वों को, 3 तत्वों को वर्गीकरण करके अलग अलग, वो किसने दिया था, तो वो डोबे राइनर थे। और डोबे राइनर के पूछ लेगा कि डोबे राइनर ने कौन सा नियम दिया था, तो डोबे राइनर ने त्रिक नियम दिया था, जो कि 3 तत्वों क्या है, सिमिलर, अपना गुणधर्म, फिजिकल, और यहाँ पे अगर केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज की बात करें तो समानता रखते थे, उन तत्वों को उन्होंने वर्गीकृत किया था। तो फ्रेंड्स, वो कौन कौन से तत्व थे, जैसे हम बात कर लें तो इन्होंने जो त्रिक नियम दिया था इसमें बताया था कि अगर 3 तत्व हैं उसमें से अगर बीच वाले तत्व का अगर हमें परमाणु भार ज्ञात करना हो तो बाकी के जो उसके किनारे वाले जो 2 तत्व हैं उनको अगर हम जोड़ के उनका औसत निकाल दें तो बीच वाले के क्या है, परमाणु भार के बराबर आता था। तो हम बात करते हैं कि वो तत्व कौन कौन से थे। तो पहला हम बात करेंगे कि पहला था लिथियम। किन 3 तत्वों को लिया था, तो लिथियम था, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद हम बात करें यहाँ पे तो सोडियम के बाद यहाँ पे पोटेशियम। इसी तरह यहाँ पे हम आगे बात कर लें तो आगे था कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद यहाँ पे स्ट्रांसियम लिया था इन्होंने, स्ट्रांसियम के बाद यहाँ पे लिया था बेरियम। ठीक है फ्रेंड्स, और बेरियम के बाद यहाँ पे और लिया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने, जैसे कि हम इसमें बताया था इन्होंने कि 2 तत्वों को अगर जोड़ के औसत निकाल दिया तो तीसरे तत्व प्राप्त हो जाता था। तो लिथियम की हम बात करें तो इसका 6 होता है, इसका परमाणु भार की बात करें तो 7 होता है, और अगर इसकी हम बात करें तो इसका 23 होता है सोडियम का, और पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पे 39 होता है। इसी तरह हम कैल्शियम की बात करें तो 40 होता है, स्ट्रांसियम की बात करें तो 88 होता है, अगर इसकी बात करें यहाँ पे हम 137। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरीन की बात करें तो 17 होती है, क्लोरीन की बात करें हम यहाँ पे 35 होता है,
और अगर बेरियम की बात करें यहाँ पे हम 80। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम आयोडीन की बात करें तो 26 पॉइंट समथिंग होता है और क्लोरीन का भी 35 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली लिए हैं, इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना है बस। बाकी परमाणु भार की बात करें तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हम बात कर लें कि जो इन्होंने बताया था कि अगर हम उनके दो किनारे वाले तत्वों को अगर औसत भार निकाल लें तो बीच वाले तत्वों को प्राप्त हो जाता था। जैसे कि हम बात कर लें कि अगर हम किनारे वाले दो तत्व हैं 7 और 39 का अगर औसत निकाल दें हम 2 से भाग देके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 46 यानी 2 यानी 23, तो ये वाला प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने अपना तिर्यक नियम दिया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बन जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि तिर्यक नियम में कौन से तत्व नहीं है और तिर्यक नियम में कौन से तत्व हैं। इस तरह से एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि किस तत्व के साथ कौन सा तिर्यक नियम बनाता है। जैसे कि आपको क्लोरीन दे दिया और क्लोरीन के अलावा एक आपका दे दिया बेरियम या फिर आयोडीन दे दिया, इसके साथ और दूसरे तत्व दे दिए और पूछ लेगा कि क्लोरीन के साथ कौन तत्व तिर्यक नियम बनाता है। ये एग्जाम में आपके कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो लिथियम के साथ कौन कौन से बनाते हैं, लिथियम के साथ सोडियम और पोटेशियम बनाते हैं तिर्यक नियम, और कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम बनाते हैं तीनों एक साथ। और यहाँ क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के साथ बेरियम और आयोडीन बनाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी कमियां क्या रही थी, ये किस तरह से तत्वों किए थे। तो फ्रेंड्स इनकी कमियां रह गई थी इसलिए क्योंकि इसमें इन्होंने न कोई हाइड्रोजन की बात करी और न कोई अक्रिय गैस की बात करी और न दूसरे किसी चीज़ की बात नहीं करी। इन्होंने तिर्यक नियम खाली बना दिया कुछ तत्वों को लेके, इसलिए जो इनका रूल था, इनका जो अवधारणा था वो क्या हो गया, आगे चल के फेल हो गया। ये सक्सेस नहीं हो पाए अपने अवधारणा में, तो इस तरह से फेल हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, एक साइंटिस्ट आते हैं न्यूलैंड, उन्होंने अपना अष्टक नियम दिया और उसके बारे में भी हम डिस्कस आगे करते हैं अभी इसमें। तो फ्रेंड्स इनके बाद एक साइंटिस्ट और आए, जैसे जैसे तत्वों का खोज होता गया और उसी तरह से साइंटिस्ट आते गए और अपनी अपनी अवधारणा देते गए, अपनी अपनी जो वर्गीकरण करने तक जो एलिमेंट्स का वर्गीकरण करने का जो अवधारणा था वो देते गए कि किस तरह के तत्वों को वर्गीकरण करें और वर्गीकरण करने के बाद उनको सुविधा अनुसार व्यवस्थित करके उनका अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन्होंने 1865 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था न्यूलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूलैंड आके बताए और न्यूलैंड ने अपना जो नियम दिया उसको बोलते हैं अष्टक नियम। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जनरली न्यूलैंड का अष्टक नियम भी बोलते हैं। अष्टक नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बताया, इन्होंने इस तरह से तत्वों को वर्गीकृत किया कि प्रत्येक 8वां तत्व क्या करे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है समान रखता हो। ठीक है, इस तरह से इन्होंने बताया। जैसे कि इन्होंने इस तरह से किया कि जैसे एक जो है एक के समान प्रत्येक 8वां तत्व जो आएगा एक के समान ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखेगा अपने अंदर, इसी के समान सारे गुण उसमें विद्यमान रहेंगे। ठीक है, तो इन्हें न्यूलैंड का अष्टक नियम भी कहा गया। और न्यूलैंड के अष्टक नियम को इसे जैसे कि हम बात कर लें कि जो 7 सुर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 7 सुर होते हैं जैसे सारे गामा पाधा निशा, तो प्रत्येक 7वां जो आता है वो पहले के समान रिपीट होता है, यानी उसका रिवाइज होने लगता है, एक पीरियोडिक में चलने लगता है। उसी तरह इन्होंने बताया कि प्रत्येक जो 8वां तत्व होगा, प्रत्येक जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले जैसा ही गुण विद्यमान रहेगा और उसी के जैसा इसमें प्रॉपर्टीज रहेंगे सारे। फिर इसके बाद 8वां के बाद अगर 16वां आएगा तो फिर पहले 8वें और 16वां तीनों क्या होंगे, एक समान प्रॉपर्टीज वाले होंगे। उसी तरह से इन्होंने एक अष्टक नियम दिया। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले अगर हम बात करें कि अष्टक नियम में कहाँ तक इनका जो नियम था जो वर्गीकरण करने का था, कहाँ तक सिद्ध हो रहा था और कहाँ ये फेल हो रहे थे, तो फ्रेंड्स जैसे कि हम बात कर लें, ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने इस तरह से क्या है, इन्होंने इस तरह से तत्वों को एक
वर्गीकरण किया, एक वर्ग में लिखा, और इन्होंने जैसे कि हमने बताया कि प्रत्येक जो 8वां तत्व था इनका पहले तत्व से समानता रखता था। ठीक है, समानता किस तरह से रखता था, तो इस तरह से इन्होंने तत्वों को वर्गीकरण कर दिया, और भी जो तत्व थे सारे को इस तरह से वर्गीकरण कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बताया कि जैसे अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का यहाँ 3 है परमाणु क्रमांक। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें इसकी सोडियम की, तो सोडियम की कितना है, 11 है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम कितना है, 19 है। ठीक है, इसी तरह हम अगर बेरिलियम की बात कर लें तो इसकी 4 है, और इसकी हम बात कर लें तो 12 है मैग्नीशियम की। कैल्शियम की बात कर लें तो 20 है। ठीक है, अगर यहीं पे हम बोरान की बात कर लें तो 5 है इसका, और इसकी हम एल्युमिनियम की बात कर लें तो 13 है। अगर हम यहाँ पे गैलियम की बात कर लें तो गैलियम का है 31। इसी तरह हम अगर कार्बन की बात करें तो 6 है, परमाणु क्रमांक की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और अगर सिलिकॉन की बात कर लें हम यहाँ पे तो इसकी 14 है, और अगर जर्मेनियम की बात कर लें यहाँ तो जर्मेनियम का 32 है। ठीक है, 32 है। और नाइट्रोजन की बात करें तो 7 है, इसकी कितनी है, इसकी 15 है फास्फोरस की। ठीक है, और यहीं पे हम अगर ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन की 8 है, सल्फर की 16 है, फ्लोरीन की 9 है, और क्लोरीन की बात करें यहाँ पे तो 17 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके जो अष्टक नियम थे, अष्टक नियम इन्होंने बताया, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं इस वाले भाग में, तो जैसे 3 में 8 जोड़ दिए तो 11 हो गया, 11 में 8 जोड़ दिए तो 19 हो गया। यहाँ पे तो फॉलो कर रहा है। यहीं पे हम अगले की बात करें तो यहाँ पे 14 में 4 में अगर 8 जोड़ दिए तो 12 हो गया, 12 में 8 जोड़ दिए तो 20 हो गया। यहाँ फॉलो कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ पे 5 है। ठीक है, बोरान जो है 5 है, एल्युमिनियम 13 है, 8 5 13 हो गए। लेकिन आगे हम देखते हैं यहाँ पे गैलियम में जैसे पहुँचते हैं तो अगला क्या है, यहाँ पे 8 ज़्यादा होना चाहिए। 8 अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो 21 आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितना है, 31 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, इनका जो दिया हुआ अष्टक नियम था वो यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। वहीं पे अगर हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन का कितना है, 6 है, 8 जोड़ दिए तो 14 हो गया, इसके बाद और 8 जोड़ दिए तो कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए, यहाँ पे 22 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 32 है। इसी तरह से हम आगे देख लें तो 7 है, 7 में 8 जोड़ दिए 15, ये फॉलो कर रहा है, और 8 यहाँ पे है और 8 जोड़ दिए 16 हो गया, ये फॉलो कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक बढ़ता गया, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जैसे हम देख रहे हैं कि कैल्शियम यहाँ पे 20 है, 20 के साथ यहाँ पे और आगे परमाणु क्रमांक बढ़ा, जैसे 31 हो गया, 32 हो गया, यानी 20 के बाद वाले जो भी एलिमेंट्स आए उनमें इनका अष्टक नियम फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, इसलिए इनका जो अष्टक नियम था वो फेल हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो आपको पूछ देगा कि अष्टक नियम में कौन कौन से अष्टक नियम को फॉलो करने वाले तत्व हैं, उसमें से एक दे के आपको पूछ लेगा। जैसे बेरिलियम के पूछ दिया कि साथ में कौन सा अष्टक नियम को फॉलो करता है, तो आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम बताना होगा। उसी तरह आपको अगर बोरान का पूछ दिया तो वो बताना होगा। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, ठीक है, कि जो अष्टक नियम है न्यूलैंड का, वो कहाँ से, कौन सा एलिमेंट है जहाँ से आगे क्या है, अष्टक नियम को फॉलो नहीं करता है एलिमेंट, तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, इसके आगे जो भी एलिमेंट्स आते हैं वहाँ पे अष्टक नियम फॉलो नहीं करता है। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। और अष्टक नियम में और इनकी क्या क्या यहाँ पे कमियाँ रही थी, सबसे पहले तो ये कि जो ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले जो थे, ठीक है फ्रेंड्स, नोट, जो ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व थे उनमें क्या करता था, इनका अष्टक नियम फॉलो नहीं करता था। जैसे कि 20 से ज़्यादा जो परमाणु क्रमांक हो गए वो अष्टक नियम का फॉलो नहीं करते थे। दूसरा हम बात करते हैं कि इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया और न कोई उसका स्थान दिया। ठीक है, और तीसरी की हम बात कर लें तो जो हाइड्रोजन होते हैं, इन्होंने जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो सब हैं, इनके लिए भी क्या किया, इन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया और न कोई अपने जो वर्गीकरण किया उस वर्गीकरण में हाइड्रोजन का ना स्थान दिया, ना हाइड्रोजन तत्वों को। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी कमियां थी जिसके कारण ये क्या हुए, असफल हुए, पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए और पूरी तरह से लागू इनका जो दिया हुआ वर्गीकरण था तत्वों का वो लागू नहीं हो पाया। ठीक है, आगे और हम बात करते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए और साइंटिस्ट आने के बाद बहुत सारे लोग अपनी अपनी अवधारणा देते गए और तत्वों को वर्गीकृत करते गए, लेकिन वो फेल होते गए। फाइनली फ्रेंड्स
एक साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, जिन्होंने तार्किक और सटीक अवधारणा अपनी दी और लगभग वही चीज़ आगे कुछ दिनों तक चलता रहा। जैसे हम बात कर लें कि एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्हें हम मेंडलीफ कहते हैं, मेंडलीफ, ठीक है फ्रेंड्स। मेंडलीफ ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। ये रूसी साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में अपनी अवधारणा दी, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलीफ आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ठीक है फ्रेंड्स, मेंडलीफ आवर्त सारणी। इन्होंने 1869 में आए और इन्होंने बिल्कुल सटीक और एक तार्किक अवधारणा दी, एक तार्किक वर्गीकरण करके अब जो तत्व थे उनको दिया, लोगों के सामने रखा, जो कि काफ़ी हद तक सिद्ध भी हुआ। तो फ्रेंड्स अगर हम बात कर लें कि इनका जो वर्गीकरण किया हुआ था कुछ इस तरह के था, अगर हम बात कर लें इनकी आवर्त सारणी के, तो कुछ इस तरह की इनकी आवर्त सारणी थी, जिसमें कि यहाँ पे 2 थे और बाकी इधर के बटे हुए थे तत्व, ठीक है, और बीच में यहाँ पे और तत्व थे इनके। तो इस तरह के कुछ इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था और इस पीरियोडिक टेबल में इन्होंने सबसे पहले इन्होंने देखा कि किस तरह से तत्वों को वर्गीकरण करना है। तो इन्होंने आवर्त और वर्ग में डिवाइड करा। जो तत्व थे, जो इनकी जो सारणी बनाने की इनकी जो बेस थी, उन्होंने आवर्त और वर्ग में विभाजित किया। अगर हम बात करें कि ये कितने आवर्त में विभाजित किए, तो ये 7 वर्गों में विभाजित, 7 आवर्त में विभाजित किए। अगर वर्गों की बात करें तो ये कितने वर्ग में विभाजित किए? 18 वर्ग में, ठीक है। वर्गों की संख्या मेंडलीफ में कितनी थी? 18 थी। अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त में कितनी थी? 7 थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आवर्त और वर्ग किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो वर्टिकल लाइन होती है, जो इस तरह से जो लाइन पड़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं वर्ग, जो कितने इन्होंने बांटा था? 18। और अगर हम बात करें कि इस तरह की जो लाइनें होती हैं, इस तरह की जो लाइनें हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का जो कि क्या है? हॉरिजेंटल लाइन, उसको क्या बोलते हैं? हम आवर्त बोलते हैं। जो कि कितने आवर्त में बचे हुए हैं? 7 आवर्त में इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को बांटा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इन्होंने ही जो आवर्त और वर्ग में बांटना स्टार्ट किया। इससे पहले जो भी साइंटिस्ट आए थे वो सब क्या करते थे? आवर्त और वर्ग में नहीं बांटते थे, वो डायरेक्टली तत्वों को वर्गीकृत करते थे और वो अपना अलग अलग नियम लगाते थे, जैसे अष्टक नियम, त्रियक नियम, ठीक है, धातु अधातु, इस तरह से करते थे। लेकिन सबसे अगर साइंटिस्ट की बात करें, सबसे जो तार्किक और एक सटीक जो तत्व का था वर्गीकरण करने का, तो उन्होंने मेंडलीफ ने ही दिया। कब दिया? 1869 में, क्योंकि कभी कभी सन भी पूछ लेता है। अगर हम बात कर लें कि पीरियोडिक टेबल का अगर फादर किसको कहते हैं, तो पीरियोडिक टेबल का फादर भी कहते हैं मेंडलीफ को। अगर फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात किया जाए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो किसको कहते हैं? मेंडलीफ को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आवर्त और वर्ग का आविष्कार किया और उन्होंने अवधारणा दिया, ठीक है, जिसके कारण से इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आवर्त 7 बांटे और वर्ग यहाँ पे 8 बांटे, ठीक है फ्रेंड्स। बांट कर इन्होंने तत्वों को वर्गीकरण कर दिया और कुछ दिन तक ये चला भी। लेकिन इन्होंने जो वर्ग था, इन्होंने इसको 8 भागों में डिवाइड किया था, भागों में, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने जो वर्ग था 8 भागों में डिवाइड किया था। और वर्ग की बात करें यहाँ पे हम, तो ये पूरे 8 वर्ग थे, लेकिन वर्ग कितने बटे हुए थे? 8 भागों में, ठीक है। तो इनके अंदर भी काफ़ी कमियां थी। जैसे कि हम बात कर लें कि ये जो थे, इन्होंने जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन तत्व, उसका स्थान निर्धारण नहीं किया। हाइड्रोजन जो तत्व थे उसका इन्होंने स्थान निर्धारण नहीं किया। उसके साथ ही साथ अगर दूसरे की बात करें, तो दूसरा इन्होंने जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का भी स्थान निश्चित अपने आवर्त सारणी में नहीं किए। काफ़ी हद तक तो इन्होंने सही कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ में इनकी में कमियां रह गई थी। जैसे कि पहले से भी हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं निर्धारित किया गया था, उसी तरह इन्होंने भी उस गलती को दोहराया और हाइड्रोजन का उन्होंने स्थान निर्धारण नहीं किया, ठीक है। अगला हम बात कर लें तो इन्होंने समस्थानिकों के लिए भी कोई स्थान निर्धारण इन्होंने नहीं किया, ठीक है। समस्थानिकों के लिए भी कोई स्थान निर्धारण नहीं किया।
और भविष्य के लिए इन्होंने तो स्थान छोड़ा था, भविष्य के कुछ ऐसे इनको पता था कि कुछ और एलिमेंट्स खोज होंगे, उनके लिए स्थान छोड़ा था। लेकिन ये जो चीज़ें थी, मुख्य चीज़ें जिनके लिए इन्होंने हाइड्रोजन के लिए कोई डिस्कस नहीं किया, कोई स्थान नहीं दिया इनको, हाइड्रोजन का भी कोई स्थान इन्होंने नहीं दिया। इसी प्रकार अगर समस्थानिकों की बात करें तो समस्थानिकों के लिए भी इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया यहाँ पे। तो इस तरह के काफ़ी कमियाँ थी, जिसके कारण इनका भी क्या हुआ, ये जो पीरियोडिक टेबल था इसको भी सुधार करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मोजले। तो मोजले साहब 1913 ईस्वी में आए और 1913 में आकर बस आधार उनका यही था, उन्होंने कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया। जैसे कि हम बात कर लें कि जो मेंडलीव थे, इन्होंने क्या किया था, इनका जो आधार था ये था तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन पे आधारित था, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि उससे पहले जैसे न्यूलैंड ने भी था, तो वो क्या करता था, तत्वों के जो परमाणु भार थे उसके आधार पे तत्वों को वर्गीकृत किया था। उसी तरह से जो मेंडलीव थे, इन्होंने भी जो तत्वों को वर्गीकरण किया था, जो आवर्त और यहाँ वर्ग में, इन्होंने भी क्या किया था, तत्वों के परमाणु भार के ही आवर्ती फलन से इन्होंने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। कि जो समान वर्ग में जो तत्व होंगे, वो जो जिनका परमाणु भार क्या होगा, समान होगा, और समान होने के साथ साथ क्या होगा, वो समान फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम पढ़ते हैं। जो मोजले जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, इस पीरियोडिक टेबल को ही मॉडिफाई किया और कुछ चीज़ों को इसमें जोड़ा, जो चीज़ इसमें गलतियां थी उन चीज़ों को मॉडिफाई करके और उन्होंने प्रस्तुत किया, जो कि आज तक चल रहा है। तो उसके बारे में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमने देख लिया कि जो मेंडलीव थे, मेंडलीव ने तत्वों को वर्गीकरण तो कर दिया, लेकिन बहुत सारी उसमें कमियां रह गई थी। जैसे कि हम बात कर लें कि उन्होंने हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित नहीं किया, और हाइड्रोजन के साथ साथ उन्होंने जो समस्थानिक वाले तत्व थे, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व थे, उनके लिए भी कोई स्थान निर्धारित उन्होंने नहीं किया। तो वो सारी कमियां थी। और हम बात करें कुछ उनके जो तत्व थे वो क्या थे, जिनका परमाणु क्रमांक कम था उनको बाद में रखा गया था, जिनका परमाणु क्रमांक ज़्यादा था उनको पहले रख दिया था। जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पे कि अगर हम टेरिलियम की बात कर लें तो टेरिलियम का होता है 128 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, परमाणु भार। जबकि अगर हम आयोडीन की बात कर लें तो आयोडीन का होता है 127। लेकिन क्या है, टेरिलियम को उन्होंने पहले रख दिया और आयोडीन के क्या है, इन्होंने बाद में रखा, ठीक है। उसी तरह से कई तत्व ऐसे थे जिनका परमाणु भार क्या था, कम था, लेकिन उनको बाद में रखा गया, और परमाणु भार वाले जो ज़्यादा थे उनको पहले रख दिया गया, ठीक है। तो इस तरह के इन्होंने कई सारी चीज़ गलतियां थी जिनको सुधार करके एक साइंटिस्ट आए मोजले, ठीक है, मोजले 1913 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स, 1913 में आए और इनकी जो कमियां थी उनको दूर किया। उन्होंने एक्स किरणों को रिसर्च किया, और रिसर्च में उसने पाया कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, पदार्थ होते हैं, परमाणु भार से ज़्यादा उनके बारे में सटीक जानना हो तो उनके परमाणु क्रमांक के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो भी इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया, इन्होंने सबसे पहले परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को इन्होंने बनाया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो किसके आवर्ती फलन था, तो वो परमाणु भार के आवर्ती फलन था। और जो मोजले जी ने बनाया उन्होंने परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन के हिसाब से बनाया, यानी परमाणु क्रमांक के हिसाब से जो एलिमेंट्स थे उसको वर्गीकृत किया इन्होंने, और उसमें देखा कि जो परमाणु भार है उससे ज़्यादा परमाणु क्रमांक से ही तत्वों को फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। आज तक के लिए बस इतने वीडियो। यहाँ हमने काफ़ी चीज़ों को देखा कि किस तरह से आवर्त सारणी का प्रारंभ हुआ और किस तरह से ये धीरे धीरे विकसित होता गया, और कौन कौन से तत्व उसमें जुड़ते गए और साइंटिस्ट उन्हें किस तरह से मॉडिफाई करते गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने
यहाँ पे सारे चीज़ों को देख लिया। अब हम कल से उसके पढ़ेंगे, जो आवर साड़ी है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करके पढ़ेंगे एक एक चीज़ों को। तो फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें और अपने फ्रेंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।